वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भीषण हादसा हुआ। यहां एक ट्रांसफार्मर में अचानक से ब्लास्ट हो गया। जी हां, ब्लास्ट की वजह से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। आसमान में काले धुएं के गुब्बार के साथ कई फीट ऊंची आग की लपटें उठते नजर आई। आसपास के लोग दहशत में आ गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, मगर आग को देखकर लोग इतना घबरा गए कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की जांच की गई तो पता चला कि इस इलाके में एक 100 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, जिसमें अचानक ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा। बताया जा रहा है कि इस ट्रांसफार्मर में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ट्रांसफार्मर में हुए इस धमाके की वजह से आसपास का इलाका बुरी तरह से तबाह हो गया। स्थानीय बिजली विभाग अब हादसे की जाँच कर रहा है। और 4 बजे की दूसरी बड़ी खबर देखिए अमेरिका से है, जहां कैलिफोर्निया में एक रिफाइनरी में अचानक आग लग गई और हादसे की डराने वाली तस्वीरें आई हैं। कुछ ही देर में रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। रिफाइनरी के जलने से कई हिस्सों में तेल की किल्लत पैदा हो सकती है। रिपोर्ट हम दिखाते हैं, देखिए। अमेरिका की कैलिफोर्निया की शेवरॉन रिफाइनरी में अचानक आग लग गई। तेज हवाएं चलने के कारण इस आग ने रिफाइनरी के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 1000 एकड़ में फैली इस रिफाइनरी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आग रिफाइनरी में फैलती जा रही थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा है। आग की वजह से रिफाइनरी में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आपको हम बता दें कि इस रिफाइनरी में साउथ कैलिफोर्निया में 20% मोटर व्हीकल फ्यूल और 40% जेट फ्यूल की सप्लाई होती है। रिफाइनरी में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और अब बात करते हैं भूकंप की। नेपाल में भूकंप आया, दिल्ली एनसीआर में भी इसकी हलचल देखी गई। क्या भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए? भूकंप इतना तेज था कि कई लोगों की नींद टूट गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर आ गए। भूकंप पर हमारी एक और खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात जब धरती कांपी उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन धरती के कंपन की वजह से कई लोगों की नींद टूट गई और अपनी जान को बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एक बार फिर से सुबह में थर्रा उठा। यहाँ सुबह 6:27 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह के वक्त आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। भूकंप की वजह से भारत में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। गोरखपुर में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपदा विभाग के मुताबिक बीती रात गोरखपुर में 2 बार भूकंप आया। पहला झटका रात 8:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। वहीं दूसरा झटका रात 1:57 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 मापी गई। अगली खबर अर्जेंटीना से है, जहां एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया। प्लेन के हादसे की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ गई। एयर शो के दौरान दरअसल ये प्लेन जो है वो एंटीना से टकरा गया था। पायलट का क्या हुआ, प्लेन का क्या कुछ हुआ, सिर्फ 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अर्जेंटीना में एक हवाई जहाज उड़ान के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे को देखकर हर कोई हिल गया। तस्वीरें अर्जेंटीना के बारागाडो शहर से आई हैं। यह एक मैदान में त्योहार के दौरान लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इसी त्योहार के दौरान एयर शो का भी आयोजन किया गया था। एयर शो के दौरान यह विमान काफी नीचे उड़ रहा था, जिसके कारण इसका एक पंख वहां मौजूद एक एंटीने से टकरा गया। एंटीने से टकराने के बाद विमान ने अपना संतुलन खो दिया और वो तेजी से जमीन की तरफ आने लगा, जिसके बाद पायलट ने विमान की क्रैश लैंडिंग करवाई। पायलट की सूझबूझ की वजह से यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
इस हादसे में 4 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। हादसे की वजह से प्लेन का एक पंख पूरी तरह से टूट गया है। इस हादसे में पायलट बिल्कुल सुरक्षित बच गया। और अब खबर नोएडा से। नोएडा में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की की जान ले ली। जी हाँ, सिर्फ जान ही नहीं ली बल्कि मर्डर के बाद लाश भी लेकर वो फरार हो गया। लेकिन पुलिस की टीम आरोपी लड़के की तलाश में तेजी से जुट गई। सिरफिरा आशिक कहां से और किस हालात में पकड़ा गया, 1 मिनट में दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। नोएडा में एक सिरफिरे आशिक की सनक देखने को मिली। यहाँ एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में एक लड़की की जान ले ली। मामला नोएडा के 49 सेक्टर का है। यहाँ गौरव नाम का सिरफिरा एक 22 साल की लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की का परिवार भी गौरव की हरकतों से तंग आ चुका था, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस में की। आरोप ये है कि इस मामले में पुलिस ने समय रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जिसके बाद गौरव लड़की को और ज्यादा परेशान करने लगा। पीड़ित लड़की होशियारपुर के मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी, जहां गौरव उसके पीछे पीछे पहुंच जाता था। और जब लड़की ने उससे दोस्ती करने से इनकार कर दिया तो गौरव ने उसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। बाद में वो नीचे आया और खुद को लड़की का भाई बताते हुए अस्पताल जाने के नाम पर उसको कार में लेकर भाग गया। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने सिरफिरे की तलाश शुरू की और मेरठ के पास उसे लड़की के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया। चले बढ़ते हैं आगे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन कमबैक कर रहा है? क्योंकि युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं। जंग के मैदान में रूसी टैंक गरज रहे तो यूक्रेन उन्हें चुन चुन कर इस बीच श्वेता एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। ईडी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई से जुड़ी खबर मिल रही है। संजय राउत को जमानत जो मिली थी उसके खिलाफ ईडी ने तैयारी कर ली थी कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे, अगर जमानत रद्द नहीं हुई तो संजय राउत की जमानत पर दरअसल बताया जा रहा है पेच फंसा है। पीएमएलए कोर्ट ने जमानत पर स्टे जो है वो उसकी बात कही है। जमानत पर थोड़ी देर में सुनवाई करेगी कोर्ट और ईडी ने राउत की जमानत पर रोक की मांग की है। तो देखिए फिलहाल जो है वो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। स्टे की मांग जो है वो पीएमएलए कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। तो पात्रा चौल घोटाले में अभी भी संजय राउत की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आती हैं। आपको बता दें कोर्ट से बेल से राहत मिलती हुई जरूर आ रही थी, लेकिन फिलहाल अब ईडी की तरफ से अब उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब जमानत पर कुछ देर में सुनवाई होना है, उससे जुड़ी हुई हर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन कमबैक कर रहा है? क्योंकि युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान करती है। जी हां, जंग के मैदान में रूसी टैंक गरज रहे हैं तो यूक्रेन उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाता दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वीडियो सही है। ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं कि यूक्रेन ने बम गिराकर रूस का T-72B3 टैंक पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमने कल लाइव वीडियो सामने आया, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो जंग में घुटने नहीं टेकेंगे। इसी का नतीजा है कि ज़ेलेंस्की के जंगबाज इस युद्ध में जी जान से लड़ रहे हैं। युद्ध में यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B3 टैंक को ध्वस्त किया। यूक्रेन ने इस हमले की तस्वीर जारी की। यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। देखिए कैसे इस इलाके में रूसी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, जिस पर बम गिराकर यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया। यूक्रेन ने युद्ध में बढ़त बनाने के लिए खेरसोन में हमले तेज कर दिए। रूस भी यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए युद्ध में अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। खुलासा हुआ है कि ईरान के साथ रूस ने ड्रोन खरीदने की डील की है और इसके लिए रूस ने ईरान को कैश भी दे दिया है। यह दावा पश्चिमी देशों के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने किया। इस खुलासे के मुताबिक इस डील में रूस ने ईरान को हथियार भी सप्लाई किए हैं। और खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। देखिए हादसा गजरौला के पास हुआ। सवारियों से भरे एक ऑटो वाहन ने टक्कर मारी है और वहां से फरार हो गया। टक्कर मारने वाली वाहन का कुछ पता चला। मौके पर क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमरोहा के गजरौला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में यहां 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह इस ऑटो में सवारियां भरकर जा रही थी, तभी एक अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा का पूरा ऑटो पलट गया और आगे से टक्कर लगने के कारण ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। टक्कर मारने के बाद वाहन सवार मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और ऑटो को टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई है। गाड़ी की तलाश के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले के आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। रूस के लिए खेरसॉन नाक की लड़ाई हो गया है, लेकिन क्योंकि रूस के सामने यहां यूक्रेन भारी पड़ता दिख रहा है और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स अब इंटरनेशनल मीडिया में भी छाई हुई हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी एयरफोर्स रूसी सैनिकों को निशाना बना रही है। स्नेहोरेवका और माइकोलेव इलाके में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों की घेराबंदी की और खेरसान इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी हमलों के बीच अब जंग में रूस का BUK-M3 एयर डिफेंस सिस्टम जंग में उतर गया है, जो हवाई हमलों से रूसी सैनिकों की रक्षा करेगा। वहीं यूक्रेन भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुट गया है। इसी कड़ी में यूक्रेन अब इटली का SAMP-T और एक्सपाइड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। अमेरिका, नेटो सहित कई देश इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इटली सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगी। इससे पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई जारी है, जिसकी वजह से वो अब तक रूसी हमलों से काफी हद तक बचा हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लंदन हाई कोर्ट से नीरव मोदी की अर्जी खारिज कर दी गई है। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण सही है, ये कहना है लंदन हाई कोर्ट का। और ये एक तरह से देखिए एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण बिल्कुल ठीक है। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण होगा, ये लंदन हाईकोर्ट ने कहा है। और भारत की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार कोशिशें भारत की तरफ से की जा रही थी कि नीरव मोदी को जो है वो भारत लाया जाए, अब लंदन हाईकोर्ट ने ये बातें कह दी है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण जो है वो सही है। तो जाहिर सी बात है कि अब नीरव मोदी को भारत लाने की जो कोशिशें थी भारत की, अब उसमें तेजी आएगी। और श्वेता, ये देखा जाए तो नीरव मोदी के लिए तो एक ही बाद एक ही कई झटके हैं। भगोड़ा नीरव मोदी जो इस समय लंदन में है, लगातार वहां पर फरारी करता रहा, लेकिन अब मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं आप समझिए, क्योंकि पहले ही ईडी की तरफ से जो संपत्ति जो जब्त करने वाली जो प्रक्रिया थी उसमें भी एक बड़ा झटका नीरव मोदी के लिए था। अब जब नीरव मोदी ने लंदन हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी तो उस अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है और ये दलील जरूर दी गई है, ये स्पष्ट किया गया है कि जो प्रत्यर्पण कार्रवाई की गई भारत के लिए वो पूरी तरह से सही है, ये भारत की जीत है। और नीरव मोदी इस उम्मीद में था कि शायद हाईकोर्ट खासतौर से लंदन के जो रूल्स है उसके अनुसार अगर उसे राहत मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये अब नीरव मोदी के लिए एक और झटका। तो गौरव श्रीवास्तव हमें और जानकारी देंगे विस्तार से। गौरव, बिंदुवार बताइए जरा इस खबर से मुताल्लिक और जानकारी। अर्जी खारिज हो गई है नीरव मोदी की। बिल्कुल, देखिए नीरव मोदी की जो ये याचिका है वो यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट से जो है वो खारिज कर दी गई है। और दरअसल जो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के मामले में प्रत्यर्पण की मांग जो है वो भारत सरकार ने की थी, उस मांग को खारिज करने के लिए एक याचिका जो है वो नीरव मोदी की तरफ से, जो कि भगोड़ा है, उसकी तरफ से लगाई गई थी। और पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ ये मामला था जिसमें उसके खिलाफ 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो चल रही हैं, जो जिसमें इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसे भारत सरकार की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ भारत जो है नीरव मोदी को लगातार भारत सरकार उसका प्रत्यर्पण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके खिलाफ नीरव मोदी ने जो है यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट में यह लगा रखी थी याचिका। इसके पहले जो है स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है ईडी ने उसकी 39 संपत्तियों की जो जब्त किया था, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ के आसपास बताई गई थी। वहीं 2020 में पहला ऑर्डर आया था जब उसकी फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जो है उसकी संपत्तियों को अटैच करने का आदेश दिया गया था। तो भारत सरकार लगातार भगौड़े नीरव मोदी की जो तमाम संपत्तियां हैं जो कि उसने लोन लेकर
चुकता नहीं किया, खास करके पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक से, उसको लेकर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी। अब जिस तरह का ये मामला सामने आया, भारत सरकार की एक बड़ी जीत है जब वो नीरव गौरव, मोदी इससे को पहले देखिए अमेरिकी कोर्ट की ओर से भी देखिए ये माना गया था कि साफ तौर पर नीरव मोदी जो है वो फ्रॉड है, जो तमाम आरोप उस पर लगे हुए हैं उनको हटाने से वहां पर भी इनकार किया गया था। अब यहां लंदन हाई कोर्ट की ओर से ये सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले वक्त में जल्द ही प्रत्यर्पण जो है उसकी ओर कदम और तेजी से बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें टाइमलाइन की तो मोदी सरकार ने 2019 में जो नीरव मोदी है उसको फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित किया था। दिसंबर 2019 की बात है, और उसके बाद से भारत सरकार जो है वो लगातार उसकी संपत्तियों को जब्त करने के बाद जो है ये कोशिश में लगी हुई थी कि उसका जो प्रत्यर्पण है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई प्रत्यर्पण संधियों के तहत किया जा सके। हालांकि अपने खिलाफ जो है इन केसेस को तथ्यहीन और आधारहीन बताकर नीरव मोदी ने जो है यूनाइटेड किंगडम की हाईकोर्ट में याचिका डाला थी। हालांकि सुनवाई के बाद जो है नीरव मोदी जो है उसकी याचिका को नहीं सुना गया और वहां पर उसको हार मिली है। तो अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि जो ऑर्डर कॉपी आएगी उसमें ज्यादा डिटेल में पता लग सकेगा, लेकिन जो अभी समझ में आ रहा है कि खास करके नीरव मोदी को जो झटका लगा है कि उसको जो प्रत्यर्पण संधि के खिलाफ प्रत्यर्पण के खिलाफ जो उसकी याचिका थी उसे यूनाइटेड किंगडम की हाईकोर्ट ने फिलहाल रद्द कर दिया है। गौरव, कोशिश तो लगातार नीरव मोदी की तरफ से ये की जा रही है कि ये प्रत्यर्पण ना हो। एक झटका तो लग चुका है, लेकिन अब कोई और हथकंडा भी नीरव मोदी की तरफ से अपनाया जाएगा ताकि भारत उसे नहीं लाया जा सके। नहीं श्वेता, इस बीच नीरव मोदी की जो डिफेंस टीम है उसने ये क्लेम किया है कि भारत में जो है शत्रुतापूर्ण वातावरण बना हुआ है नीरव मोदी के लिए, और अगर ऐसे वातावरण में उन्हें भेजते हैं तो उनका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं डिफेंस टीम जो नीरव की है, गौरव, उनकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए ऐसी ही डील दी जाएंगी। कोशिश ऐसे मामलों में चाहे नीरव मोदी का हो चाहे विजय माल्या का केसेस, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए और शत्रुता के चलते जो है इस तरह के मामले बनाए जा रहे हैं और अपनी सुरक्षा का हवाला देकर जो है इस तरह की याचिकाओं को जो है इस तरह के आर्थिक अपराध के जो भगोड़े हैं वो खास करके यूके की कोर्ट में ले जाते हैं, जिन लोगों ने वहां पर शरण ले रखी है। लेकिन उन भारत सरकार की तरफ से जो तथ्य रखे गए और जिसमें खास करके एक सरकारी बैंक जिनमें पंजाब नेशनल बैंक है उससे लिए गए लोन और उस लोन को चुका ना पाने की एवज में भाग जाने की यानी कि देश छोड़ भाग जाने के अपराध, सीरियस अपराध के मामले में जहां पर सरकारी धन का नुकसान हुआ है, इस तरह के अपराधों के मामले में, गंभीर अपराधों के मामले में जो है भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा और भारत सरकार की दलीलों को मानते हुए यूनाइटेड किंगडम की हाईकोर्ट ने फिलहाल नीरव मोदी की याचिका को रद्द कर दिया है और कहा है कि उसकी याचिका में कोई दम नहीं है। और गौरव, इससे पहले भी देखिए जब लंदन हाई कोर्ट में सुनवाई यहां पर हुई थी तो ये कहा गया था वहां पर साफ तौर पर कि भारत एक मित्र देश है और जिस तरह के आश्वासन भारत की ओर से लगातार प्रत्यर्पण को लेकर दिए जा रहे हैं कि वातावरण सही रहेगा, यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है, जिसकी बार बार दलील दी जाती है नीरव मोदी पक्ष की ओर से, तो उसके बाद अब दोबारा से जब ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं तो अब आगे की राह जाहिर तौर पर आसान इस चीज को लेकर रहने वाली, क्योंकि एक लंबी लड़ाई प्रत्यर्पण को लेकर भारत लगातार लड़ता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, भारत प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ता आ रहा है। और तो रही बात सुरक्षा की, तो हम बताएं कि तमाम ऐसे अपराधी जो कि पुराने तमाम घोटालों में जिनको प्रत्यर्पण करके भारत में लाया गया, चाहे वो हम अबू सलेम की बात करें या जो इस तरह के क्रिमिनल अपराधों में आए या आर्थिक अपराधों की बात करें, तो वो सभी यहाँ पर अभी तक सुरक्षित ही रहे। भारत की अलग अलग जो सबसे सुरक्षित जेल हैं उनको उन सेल्स में जो है उन लोगों को रखा गया है। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें, नीरव मोदी जिस चीज का बहाना मार रहा है, दरअसल वो चाहता है कि अब जब्त होने के बाद वो अपनी गिरफ्तारी को टाल सके, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आ रहा है क्योंकि भारत सरकार के पास मक्ष मजबूत है और कोई भी देश का कानून ये समझता है कि खास करके सरकारी बैंकों से लोन लेकर और उसको चुका ना पाना कितना बड़ा अपराध है और खास करके वो एक्सचेकर को कितना बड़ा नुकसान है। और ऐसे में जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई, जिस तरीके का उसका रवैया रहा और जिस तरीके से नीरव मोदी ने पूरा अपना व्यापार फैलाया, उसको लेकर तमाम जी गौरव, आप गौरव बने रहे हमारे साथ में। इस समय बीजेपी नेता आरपी सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से अब लंदन हाई कोर्ट से भी कहा जाए बैकफुट पर आ चुका है नीरव मोदी, ये भारत के लिए बड़ी जीत है, इसे किस तरह से देखते हैं आप?
भारत की एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी जीत है ये लगातार दूसरी जीत है भंडारी के बाद। अब नीरव मोदी का वापस आना, उसका प्रोसेस खुल जाना आने का, ये अपने बड़ी जीत है। इसका आपको सबको स्वागत करना चाहिए। और ये जो एजेंसीज लगातार लगी हैं और ये उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है जो बार बार प्रश्न उठाते थे, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस भारत सरकार उसको पूरा प्रॉपर फॉलो कर रही थी और अंतर्गत उसका आउटकम आया है। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह जी, जिस तरह से अभी पूरी कार्रवाई हो रही है, ये कहा जाए कि एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसने सबको चौंका दिया, और अब जब ये कार्रवाई होगी तो ये स्पष्ट संदेश भी है कि आरोपी भले ही कितना ही बड़ा दबदबा वाला क्यों ना हो, भले ही वो किसी सीमा पार जाकर क्यों ना बैठ जाए, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी उन्हीं अपराधियों की तरह जैसे यहाँ पर है। सर यही नहीं है कि जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, ये भी है कि भारत से भागे हुए जितने लोग हैं और जो यहाँ पर घोटाले कर गए हैं या अन्यथा गए हैं, वो जिनको भारत सरकार वापस चाहती है सबके सब वापस बुलाए जाएंगे। और भारत सरकार का जो रुतबा है दुनिया में, एक मैसेज है आज, और हमारी जो लीगल टीम्स और जो हमारी एजेंसीज हैं वो ठीक ढंग से फॉलो अप और कार्रवाई करती हैं। तो नीरव मोदी से कह सकते हैं आरपी सिंह की शुरुआत हो सकती है, और ऐसे कई भगोड़े हैं जो आगे भारत कोशिश करेगा कि उनका भी प्रत्यर्पण हो। जी बिल्कुल सुनिश्चित। जो भी जितने भी व्यापारिक घोटाले किए हैं या बैंकों के साथ घोटाले किए हैं, वो सबका सब अंतर्गत भारत लाए जाएंगे। ठीक है आरपी सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जो काले धन की बात हमेशा कहते रहे हैं, ये जरूर कहा जा सकता है श्वेता कि ये बड़ी कार्रवाई अपने आप में है, क्योंकि पीएनबी घोटाला इतना बड़ा घोटाला जो हर कोई हैरान था, और उस घोटाले को अंजाम देने के बाद में जो मुख्य आरोपी है नीरव मोदी, वो फरार हो गया, भारत छोड़कर लंदन में रहता है, और ये लगा कि इतनी बड़ी चपत लगाने के बाद में वो वहां पर सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए लगातार नीरव मोदी को भारत लाने की तैयारी और सख्त सजा की भी बात कही गई, चाहे 250 करोड़ का वो पूरा घोटाला हो, संपत्तियां हो, हीरे जवाहरात हो, सारी चीजें फिलहाल ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। तो बिल्कुल नैना, आपने सही कहा कि नीरव जो है हीरे का व्यापारी था। देखिए हम बता भी रहे हैं कि कौन है नीरव मोदी और किस तरीके से इस भगोड़े को भारत लाया जाएगा, क्योंकि कवायद अब तेज हो चुकी है। प्रत्यर्पण की कोशिशें अब लगातार बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लंदन हाईकोर्ट ने झटका दिया नीरव मोदी को। गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिशें अब किस तरीके से तेज होने वाली है इस झटके के बाद, लंदन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद? नीरव मोदी को तो झटका लगा ही लगा, अब आगे का स्टेप क्या? कि जो भी डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस हैं वो भारत का जो वहां पर दूतावास है लंदन में, जाहिर तौर पर उनकी तरफ से पहले भी कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह की कानूनी बाधा इस मामले में आई उसको भी पार करना जो है एक जरूरी था। और भारत सरकार ने और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है इस केस को जो है वो परस्यू किया, इस लड़ाई को लड़े। और उसके बाद मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि विजय माल्या दरअसल जो है उसके पास जो वीजा है वो महत्वपूर्ण है, और उसी वीजा के आधार पर जो है वो के साथ रोक रही हूँ आपको। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, नीरव मोदी का प्रत्यर्पण का रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता नजर आता है इस पूरी बड़ी खबर के बाद, क्या कहेंगे आप? कल यदि आप देखें तो संजय भंडारी का एक्सट्रेडिशन हो या अब नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन हो, एक बात स्पष्ट है कि जिनको खुली छूट मिलती थी देश को लूटने की, कांग्रेस पार्टी के शासन में जिन्होंने करोड़ों रुपए देकर उनको लुटवाकर भगाने का काम किया था, तो आज उनको कॉलर पकड़कर उनका हिसाब लेने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। इसलिए चाहे संजय भंडारी हो या चाहे नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, सभी लोग जिनको लैंड लोन गिवर की तरह सोनिया गांधी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार लोन देती थी या भ्रष्टाचार करने में मदद करती थी, आज लोन रिकवरी एजेंट के तरह काम करते हुए उनका ईडी ने जमानत चीजें भी जब्त की है, सीजर भी किया है, और इनको वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण का जो पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस है उसको भी सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार कर रही है। और यही फर्क है, यही अंतर है, एक भ्रष्टाचार के साथी थे और एक कानून का वो हाथ है जो कॉलर पर पड़कर उनको मतलब भंडारी और अब नीरव मोदी पर जो फैसला है शहजाद मान लिया, अब अगला नंबर माल्या का है। मैं तो कह रहा हूं कि जिसने भी देश को लूटा है, देश के लोगों को लूटा है कांग्रेस के जमाने में, एक एक का हिसाब लिया जाएगा। उनकी 80-90% तो संपत्ति जब्त भी कर दी गई है ईडी के द्वारा, परंतु उनको कानून के दरवाजे तक खींच के लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी और एजेंसीज कर रही है। ठीक है शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो चाहे बात विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो या फिर नीरव मोदी, सबका नंबर आएगा, ये इससे स्पष्ट हो जाता है इस बड़ी खबर के बाद में।
बिल्कुल, चलिए बढ़ेंगे आगे और अब आपको 100 बड़ी खबरें दिखा देते हैं रफ्तार के साथ। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कल। बचाव पक्ष ईडी की दलील पर रखेगा अपना जवाब। लंदन हाईकोर्ट से नीरव मोदी की अर्जी खारिज। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को सही ठहराया। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। पात्राचौल घोटाला मामले में संजय राउत को मिली जमानत। मुख्य आरोपी प्रवीण राउत को भी कोर्ट ने बेल दी। संजय राउत, प्रवीण राउत की जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची ईडी। बेल पर रोक लगाने को लेकर ईडी कुछ देर में सुनवाई। हैदराबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री और टीआरएस नेता गंगुल के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई पुलिस। हिमाचल के हमीरपुर में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, इस बार खुद चुनाव लड़ रहा है हिमाचल। बीजेपी पर बढ़ रहा है देश का भरोसा। खुद को जनता से बड़ा मानती है कांग्रेस। हमीरपुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस पर हिमाचल के लोगों को भरोसा नहीं है। कह रही है देवभूमि, फिर लाएंगे बीजेपी। हमीरपुर के प्रधानमंत्री मोदी का बयान। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है कांग्रेस। जवानों की तुलना गुंडों से करती है। हिमाचल के चंबी में रुका प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। एम्बुलेंस के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया। हिमाचल के सुजानपुर में रिटायर्ड जवानों ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम ने सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सैनिकों ने लगाए नारे। हिमाचल के दौरे पर कांगड़ा के चंबी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा आई। पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा, कांग्रेस यानी कि विकास काम में रोने की गारंटी। कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार की गारंटी। प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल को स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है। सिर्फ बीजेपी कर सकती है विकास। कांग्रेस हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती, विकास नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा, कई राज्यों ने कांग्रेस को बाहर रखा, एक भी विधायक नहीं। कांग्रेस यहां आई तो कुछ नहीं होने देगी। कांग्रेस का ध्यान काली कमाई पर रहता है। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बेंगलुरु दौरा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। 5000 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है। G20 समिट में हिमाचल की कला और संस्कृति का होगा प्रचार। सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को दी जाएगी हिमाचली गिफ्ट। चंबा का रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, किन्नौरी शॉल गिफ्ट करेंगे पीएम मोदी। अगले साल भारतीय मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लोगों को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस ने थीम और लोगों में कमल के इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज कराई। G20 सम्मेलन के लोगों पर कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार ने जताई आपत्ति। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने का लगाया आरोप। G20 के लोगों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया हमला। बीजेपी पर लगाए बेशर्मी के आरोप पर कहा, 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को देश का झंडा बनाने का प्रस्ताव खारिज किया था। G20 के लोगों को लेकर छिड़ी लड़ाई में उतरे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। जयराम रमेश पर साधा कहा, 1950 में कमल को घोषित किया गया था राष्ट्रीय फूल और 1954 में हुआ था जयराम रमेश का जन्म। G20 के लोगो विवाद पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर जयराम रमेश से पूछा सवाल। कहा, राष्ट्रीय फूल है कमल, क्या राष्ट्रीय फूल का विरोध कर रहे हैं आप? G20 लोगो विवाद पर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं, कमल का फूल भारतीय संस्कृति का प्रतीक, न कि भारतीय जनता पार्टी का निशान। G20 के लोगों को लेकर कांग्रेस के विरोध पर राकेश सिन्हा का पलटवार। कहा, जयराम रमेश भूल गए कि बीजेपी 1980 में बनी है, जबकि पहले से राष्ट्रीय फूल है कमल। G20 के लोगों विवाद पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी पर लगाया हर वक्त चुनावी मोड में रहने का आरोप। कहा, ज्यादा बेहतर होता अशोक के स्तंभ लगाना। पीएम के कार्यक्रम में कॉलेज छात्रों के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का तंज। कहा, क्या उनके पास कार्यक्रम स्थल को भरने के लिए पर्याप्त पार्टी कार्यकर्ता नहीं है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बौद्ध सम्मेलन में दिलाई गई देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ। राजगामी संबंधा न्याय को लेकर अध्यक्ष ने भी हाथ उठाकर शपथ ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस मेयर हेमा देशमुख ने दी सफाई। कहा, मैं बौद्ध समाज के कार्यक्रम में गई थी, मुझे नहीं पता था शपथ में क्या होगा। मैं भगवान को मानती हूँ। हिंदुओं के खिलाफ साजिश पर बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को आतंकी बताया। आपके नेता ने भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। ये राजनीति में विश्वसनीयता पर सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाई है। हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ पर राजनांदगांव में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मार्च करने के लिए उतरे। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली के विवादित बयान का विरोध। बेंगलुरु में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
हिंदू को लेकर दिए गए विवादित बयान पर फूटा विनोद बंसल का गुस्सा। वीएचपी के प्रवक्ता ने कहा, झूठ परोसकर हिंदुत्व को कलंकित करती है कांग्रेस। धर्मांतरण के मामले में टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का असर और पंजाब लिंक की जांच में जुटी है जयपुर की पुलिस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। मथुरा में सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। जिला अधिकारियों से मुलाकात की। गेस्ट हाउस में किया पौधारोपण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों का एक ही मकसद, चलता रहे हम दो हमारे दो का राज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन। राहुल गांधी ने नांदेड़ के शंकरनगर से यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शरद पवार और आदित्य ठाकरे। 11 नवंबर को यात्रा में हिस्सा लेंगे। कल यात्रा में पहुंचेंगे जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट पर साधा निशाना। कहा, इन गद्दारों के लिए हमने क्या नहीं किया, फिर भी हमसे धोखा किया गया। गलती हमारी है, हमने आंख बंद करके भरोसा किया। गुजरात में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। तलाला चुनाव क्षेत्र में विधायक भगवान भाई बराड़ ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। सूरत के कतारगाम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया करंज विधानसभा से मैदान में। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा ने लॉन्च की अपनी पॉलिटिकल पार्टी प्रजा विजय पक्ष। बोले, काफी लंबे समय तक सत्ता में अगर एक ही पार्टी रहती है तो वो भ्रष्ट कर देती है सत्ता। डीएमके गठबंधन ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को तत्काल हटाने की मांग की। राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन। आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्मदिन। तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटा। मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने जन्मदिन पर बधाई दी। तेजस्वी ने नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतीश ने गले लगाया। उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीद स्मारक जाकर शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड को बताया प्रकृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा राज्य। देश में योगदान के लिए तारीफ की। अमित शाह ने भी प्रदेश के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री ने प्रदेश की विकास की कामना की। मतदान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग का कैंपेन। पुणे में साइकिल रैली का आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की रैली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की आपत्ति के बाद फिल्म आदिपुरुष में बदलाव होगा। फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ी। नरोत्तम मिश्रा का अनुरोध, ऐसे सीन फिल्म में ना डालें जिन्हें बाद में हटाना पड़े। जयपुर में सहायक नर्स भर्ती मामले में मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास के बाहर सैकड़ों की महिला स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर जताया विरोध। शोकॉज नोटिस और सैलरी रुकने से कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज कर्मचारी नाराज हैं। कई कर्मचारियों को 3-4 महीने से नहीं मिला है वेतन। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दे सकेंगे प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 जिलों के डीएम और 9 राज्यों के गृह सचिवों को अधिकार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी चुनावों की तारीख से जुड़े नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। कहा, चुनावों की तारीख नोटिफाइड होने के बाद नहीं लग सकती है रोक। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद चेंबर में तिरंगे को नमन किया गया। शपथ लेने के बाद सीजेआई ने दोहराई आम लोगों की सेवा करने की बात। कहा, तकनीकी रिफॉर्म, रजिस्ट्री रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म हर क्षेत्र में काम करूंगा। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दाखिल की याचिका। रायगढ़ में एनआर इस्पात ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा। घर, कार्यालय और ठिकानों पर पहुंची टीम। 45 से ज्यादा अधिकारी जांच में जुटे। 4 साल में आईटी विभाग की तीसरी कार्रवाई। बिहार का कटिहार देश का सबसे प्रदूषित शहर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदूषित शहरों में दिल्ली दूसरे नंबर पर। दिल्ली में विंड कंडीशन बदलने से कम हुआ स्मॉग, बेहतर हुई विजिबिलिटी। घटते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर से कई पाबंदियां हटाई गई। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी हुई हमलावर। ट्वीट कर सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। लिखा, दिल्ली वालों को बेहाल कर दिया, गुजरात चले केजरीवाल। गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे मनीष सिसोदिया। बोले, पहाड़ को छोटा दिखाने के लिए बीजेपी ने कूड़े को फैलाकर गाजीपुर मंडी की दीवार गिराई। एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई तो 5 साल में दिल्ली से कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का निशाना। मीनाक्षी लेखी ने कहा, पर्यावरण टैक्स के नाम पर दिल्ली सरकार ने वसूले 1286 करोड़ रुपए, फिर भी नहीं किया काम। दिल्ली को फुल टाइम सीएम की जरूरत है।
हरियाणा के अंबाला में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, शहर पर छाई धुएं की परत। नेपाल के दोती जिले में जानलेवा भूकंप, घर गिरने से 6 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन में जुटी है रेस्क्यू टीम। नेपाल पीएम शेर बहादुर देउबा ने भूकंप में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, कहा पीड़ितों की मदद करने के लिए संबंधित एजेंसियों को दिया है निर्देश। देर रात भूकंप के झटकों से हिली राजधानी दिल्ली, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3, घरों से बाहर निकले लोग। शाजापुर में ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद कई फीट ऊपर तक उठी आग की लपटें, 100 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने से हुआ ब्लास्ट। जबलपुर में रिजॉर्ट में मिला युवती का शव, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, बॉयफ्रेंड मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री यार्ड में पटरी से उतरी एनएमजी रैक, आंशिक रूप से प्रभावित हुई ट्रेन सेवाएं। यूपी के अमरोहा में कार ने मारी टेम्पो को टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर, जांच पुलिस कर रही है। और वहीं फिरोजपुर में पाकिस्तान की ओर से दिखी ड्रोन एक्टिविटी, बीएसएफ ने फायरिंग की और बम यहां पर चलाए गए, सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा ड्रोन बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में दिखा पाकिस्तानी गुब्बारा, बीएसएफ ने फायरिंग कर गुब्बारे को गिराया, पाकिस्तानी सीमा की ओर से आया था गुब्बारा। रेलवे स्टेशन पर हुड़दंगियों ने फुटपाथ पर बैठे लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, घटना में एक बच्ची बुरी तरह जख्मी, सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के बीदर में सिख युवकों और पुलिस के बीच झड़प की खबर, बाइक साइलेंसर से छेड़छाड़ को लेकर पुलिस के साथ बदतमीजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब के कपूरथला सेंट्रल जेल से फिर मिले 7 मोबाइल फोन्स, तलाशी के दौरान 6 बैटरी और 4 सिम कार्ड बरामद, 3 अज्ञात आरोपी सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में समलैंगिक रिश्तों के शक में 2 महिलाओं पर बेरहमी से हमला, 3 लोगों ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को गर्म लोहे से रॉड से जला दिया, एक आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में दलित की पीट कर हत्या, पानी भरने के विवाद में किशन राम का मर्डर, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर घटना पर इंसाफ के लिए धरने पर बैठे दलित समाज के लोग, प्रदर्शनकारियों ने परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की, 50 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा। जोधपुर के देचू में अध्यापक के साथ मारपीट, छात्रा के साथ अश्लील हरकत का आरोप, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। 10-11 नवंबर को होने वाला अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण टल गया है, हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाज की आवाजाही के बीच फैसला। पुंछ में राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान ने गलती से चला दी गोली, गोली लगने से एक जवान शहीद हुआ, घायल जवान का अस्पताल ले जाते वक्त हुआ निधन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट आई, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख में बर्फ हटाने के काम में लगी बीआरओ की टीम, प्रोजेक्ट बीकन के तहत सड़कें खोलने का काम जारी। जयपुर के चोमू में बदला मौसम का मिजाज, ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, तेज हवा के चलते सर्दी का बढ़ा प्रकोप। इंग्लैंड के लेसेस्टर में हुई झड़प के बाद मीडिया की भूमिका से हिंदुओं में नाराजगी, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद हुई हिंसक झड़प को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाने से नाराजगी। रूस का हेवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से यूक्रेनी सेना पर हमला, TOS-1A सिस्टम से यूक्रेन का सैन्य सामान नष्ट किया गया। अपने सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा रूस, सेना के अनुभवी प्रशिक्षक साझा कर रहे हैं अपना अनुभव। अपने सैनिकों को T-72 और T-80 टैंक के बेहतर इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहा रूस, ट्रेनिंग के दौरान फायर करते दिखे रूसी सैनिक। सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए सुखोई 25 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है रूस, यूक्रेनी सैनिकों पर बम बरसाते दिखे रूसी जवान। युद्ध के बीच प्रैक्टिस करते नजर आए रूसी सैनिक, रूस के विदेश मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के नजरिए पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, प्रवक्ता नेड प्राइस बोले, एस जयशंकर ने दोहराई पीएम मोदी की बात, पीएम ने कहा था ये युद्ध का समय नहीं। घातक TOS-1A से रूस कर रहा है अटैक, यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोगों की ओर से की जा रही है तोड़फोड़ को रोकने के लिए घातक हथियार से खतरा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में रिफाइनरी में भयंकर आग लगने के कारणों का यहां पर जांच उनकी जारी है, LA एयरपोर्ट के करीब है ये रिफाइनरी। अमेरिका के सिएटल में स्कूल के अंदर फायरिंग, गोली लगने के बाद इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत, गोलीबारी के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। ट्विटर डील के बाद एलन मस्क ने बेचे अरबों के टेस्ला शेयर, टेस्ला के 1,95,00,000 शेयर बेचकर जुटाए 32,500 करोड़ रुपए। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल, एडिलेड में खेला जाएगा मैच। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत, कप्तान रोहित शर्मा ने बताया बेहतर है उनकी चोट, कल प्रैक्टिस के दौरान हुए थे जख्मी। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का मैच से पहले बयान, कहा हम फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखना चाहते, उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।